मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो चलता आ रहा है अभी तक, उसी में ही हम लोग आगे अब डिस्कशन करेंगे। तो रिकैप्चर कर सकते हैं इस बात को कि हमने आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में बताया। एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या था कि डिफ्लेक्शन का पता चलता है, यानी करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जा रही है तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो वेस्ट की साइड में होगा। अगर किसी करंट कैरिंग वायर के ओवरहेड अगर हमने एक मैग्नेटिक निडल रख रखी है, जो कि स्नो रूल के रूप में भी आपको हमने उसको क्लियर किया। उसके बाद में बात आई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से, तो उसकी डायरेक्शन का पता कैसे लगाएं। तो यहाँ पे दो बातें आ गई थी और हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आती है, यानी किसी वायर वगैरह के लिए, और बहुत जगह आपने देखा होगा कि कॉइल होती है, सर्कुलर लूप टाइप के होते हैं, वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कैसे, किस फार्मूले से निकालते हैं या कौन से लॉ है, वो हमने आपको बताया। क्या क्या थे, रिकैप्चर कर सकते हैं आप। जैसे कि हमने राइट हैंड थंब रूल की बात की थी, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 की बात की थी, और मैक्सवेल स्क्रू रूल की बात की थी। फिर अब उसके बाद हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह पे अब हम किसी सर्कुलर कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसको हम कैसे गेस करें, यानी उसके बारे में अगर हमको बताना है तो हम कैसे बता पाए। तो यहाँ पे हम दो बातों को आपको नोटिस कराना चाहेंगे। एक तो टाइटल तो हो गया, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, यानी सर्कुलर करंट लूप मींस अब स्ट्रेट वायर नहीं रह गया, कोई कॉइल लूप। अगर ऐसी कॉइल है तो हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, आपको शब्दों पे जाना पड़ेगा। देखिए टाइटल पे बहुत ध्यान देना है, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ये दो बातें अलग अलग है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स बनता है उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फिर बात अलग आ जाती, तो हमको इन सब चीजों को बारीकी से अलग अलग ध्यान रखना भी जरूरी है। फिर बाकी हम लोग टॉपिक पे इन चीजों को अप्लाई करते रहते हैं और एप्लीकेशन भी इजी हो जाता है जब आप बेसिक बातों को समझे रखते हो तब। तो फिर से हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको निकालनी है, किसके लिए, किसी सर्कुलर करंट लूप के लिए। तो यहाँ पे दो लॉ खास करके आपको ध्यान में रखने चाहिए। एक तो राइट हैंड थंब रूल, जो कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी लागू हुआ था और यहाँ भी लागू हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। बस फर्क क्या है आप बताते हैं। पहले हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कैसा अप्लाई किए थे वो बताते हैं। किसी वायर में जिसमें करंट की अगर ये डायरेक्शन है, इफ यू इमेजिन कि अगर आपने इस तरीके से ग्रिप की, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोगों ने क्या बात की थी कि थंब अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो फिंगर इधर इनसर्किल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। फिंगर इधर इनसर्किल हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। बस यहाँ पे इन दोनों शब्दों को आपस में एक्सचेंज कर लिया गया है वही राइट हैंड थंब रूल। क्या, थंब वाली बात को फिंगर से और फिंगर वाली बात को थंब से रिप्लेस कर दो। कहने का मतलब है कि थंब करंट को बता रहा था, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। अब उल्टा कर दो, क्या, थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और फिंगर जिधर इनसर्किल हो रही वो करंट को बताएंगे, यानी बी और आई की जो नोटिंग है वो आपस में रिप्लेस कर दें। तो क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल में अगर हम देखें तो जिधर फिंगर इन सर्किल अगर हो रही है, जैसे मान लो कि किसी भी कॉइल में अगर ये ऐसे इस तरीके में अगर मान लो कि करंट की डायरेक्शन दी गई है, तो हम कहेंगे कि जिधर को थंब होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। ओके, ठीक है। तो अगर, और उसमें क्या था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने कहा था कि जैसे ये करंट की डायरेक्शन अगर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। If this is the direction of current, then this is the direction of magnetic field. Okay? तो
यानी करंट को मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल से अगर आप एक्सचेंज कर दो तो वही लॉ सर्कुलर कॉइल के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। दूसरी बात ये आप समझ लो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड बनेगी, जिसको हम किस सिंबल से हमेशा दिखाएंगे, क्रॉस से। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द क्रॉस सिंबल। कब बनेगी, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज कब हो जाएगा, अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अब वो नहीं रह जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड जिधर बता रहे थे उससे हमें एंटी बतानी पड़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो राइट हैंड थंब रूल ठीक उसी तरीके से यूज होता रहेगा। बस ये है कि आई और बी की वैल्यू को आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं इस बिहाफ पे, बाकी रूल वही है। अब क्लॉक रूल, एक सेकेंड रूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग, क्लॉक रूल का। क्लॉक रूल एक्चुअली फेज को बताता है, यानी कॉइल का जो सामने वाला, हमारे सामने वाला जो हिस्सा है कॉइल का या लूप का, वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, इस बात को बताने के लिए क्लॉक रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट सामने के फेस में, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है तो कहेंगे सामने का फेस नॉर्थ होगा, यानी एंटी क्लॉक डिनोट्स नॉर्थ और क्लॉक डिनोट्स साउथ। एंटी मतलब कोई निगेटिव चीज है, आप ऐसे माइंड में बैठा सकते हैं, एंटी मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब नॉर्थ, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर नॉर्थ। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ को डिनोट कराएगा और क्लॉकवाइज साउथ पोल को। यानी अगर कहीं करंट इस तरीके में है और कोई कहे कि ये जो है ये कौन सा पोल होगा, तो आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इसको कहोगे ये नॉर्थ पोल है। दूसरी बात भी आपको ध्यान रखने की है, अगर आप किसी पेज पे अगर आप एंटी बनाओ थोड़ा डार्क हार्ड हैंडेड से, यानी पेन से थोड़ा तगड़े हाथों से अगर आप एक सर्किल बनाओ एंटी क्लॉक एरो देके, और पेज के पिछले हिस्से पे अगर आप दूसरी साइड से देखो तो ये एंटी क्लॉक आपको क्या लगेगा, पीछे की साइड से क्लॉक लगेगा। इसका मतलब आप यहाँ ये भी समझ लो कि अगर सामने वाला हिस्सा एंटी क्लॉक डिनोट कर रहा है तो नॉर्थ पोल है, तो ठीक उसके पीछे वाला हिस्से पे आपको कैसा नजर आएगा, क्लॉकवाइज, यानी वो साउथ पोल का काम करेगा। तो मैग्नेटिज्म में चूंकि एक बात ये भी चलती है कि मोनोपोल आर नॉट पॉसिबल, यानी एक सिंगल पोल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे डाइपोल की कल्पना की गई है, यानी सदैव कितने पोल होते हैं, दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। यानी यहाँ तक कि अगर एक आप एटम में चले जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन तक के लिए अगर आप कह लें, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वो आप कह दो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसका सामने का जो हिस्सा होगा वो नॉर्थ पोल डिनोट कर रहा होगा और जो बैक हिस्सा होगा वो साउथ पोल डिनोट कर रहा होगा। तो इस तरीके से क्लॉक रूल से हमको पोलैरिटी का पता चल जाता है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स बनता है जिसको लॉरेंट्ज फोर्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं, और उस फोर्स के लिए हम डायरेक्शन अगर बताते हैं तो हम किन लॉ से बताएं। तो ये तो बहुत ही प्रॉम्प्ट लॉ है जिसको आप लोग सुनते आए हैं पहले से भी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ, वो वही लॉ है। लेफ्ट हैंड में अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर रखें, थंब फॉर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर भी कह सकते हैं, और मिडिल फिंगर यानी ये सेकंड उसके बाद की जो आ गई, अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें तो उस दशा में आप कहेंगे इफ फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करेंट, या कभी कभी चार्ज अगर फ्लो कर रहा है ये दिया हुआ तो करंट की डायरेक्शन भी कर सकते हैं, या वी यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो उस दशा में थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इफ forefinger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current or the direction of motion of charge यानी velocity. Then in that situation, thumb will indicate the direction of the force acting on that conductor, or you can say acting on that charge. Okay, तो लेफ्ट हैंड लॉ से आप परिचित हैं, बस ये जान लें कि ये करंट के साथ साथ
वेलोसिटी का भी जिक्र आ सकता है। करंट का जिक्र, मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है, तब तो करंट का जिक्र हो गया। लेकिन मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उसकी वेलोसिटी की बात कर सकते हो। तो ये करंट के लिए भी फिंगर यूज हो जाएगी, मिडल फिंगर, या वेलोसिटी के लिए भी यूज हो जाएगी। फिर दूसरी बात आती है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 नहीं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। हमने आपको पाम रूल नंबर 1 बताया था, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के काम आ रही थी, और पाम रूल नंबर 2 बता रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता होगा, यानी ये फोर्स को कैलकुलेट करने में मदद कर सकती है। तो इसमें और उसमें फर्क कितना है? एक तो कॉमन बात है कि थंब करंट की डायरेक्शन को बताता था, यानी जिधर में करंट फ्लो कर रही है, अगर उदाहरण थंब रख ले, फिंगर की जो टिप है वो उस पॉइंट पी की तरफ बता रही थी जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हम कहते थे कि पाम जिधर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब क्या कहेंगे, आधी बात तो वही रहेगी, यानी थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो फिंगर की जो टिप है वो उस पॉइंट पी को डिनोट ना करे, बल्कि फिंगर की टिप उस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करे जिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको फोर्स निकालना है। तो उस समय पाम जो है वो फोर्स को बताएगी, यानी आई की वैल्यू वही रही, फिंगर की टिप अब किसको बता रही, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड के उस पॉइंट को, और उस समय पे पाम जो है जो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा था किसको बताना शुरू कर देगा, फोर्स को। उसको यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की है हम। और करंट और वेलोसिटी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब अगर कोई करंट की डायरेक्शन बदल दे तो आप कहोगे कि अगर फोर्स पहले ऊपर का लग रहा था अब वो क्या हो जाएगा, नीचे का लगने लगेगा। आपने क्लास 10 में एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखा हुआ होगा, मैग्नेटिज्म में दिया हुआ था कि मान ले कि कोई एक मैग्नेट है और एक कोई रॉड ले ली गई थी जिसमें करंट पास कराने का इस तरीके से करा हुआ था, यानी कोई मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ जो पोल हैं, यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच में कोई एक रॉड ले ली गई थी या कोई एक वायर ले लिया गया था, जिस वायर में क्या कर रहे थे, ये हमने सप्लाई दे दी थी सेल की। जैसे इसमें की को ऑन करते थे तो ये जो वायर वगैरह जो हमने ले रखा है वो या तो ऊपर की तरफ में थोड़ा स्विंग करता था यानी खिंच जाता था, या नीचे की तरफ एक तरफ खिंच जाता था। लेकिन जैसे पोलैरिटी अगर सेल की बदलते हैं तो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में खिंचा हुआ मिलेगा। सपोज दैट कि मान लें कि पहले ये वायर ऊपर की तरफ खिंच गया था जैसे कि हमने की अप्लाई की, तो अगर अब हम सेल की पोलैरिटी अगर चेंज करते हैं प्लस को माइनस से, तो ये अब की को अप्लाई करने पे ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये जो वायर है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हम ले रहे हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, ये ऊपर खींचता है या नीचे खींचता है। तो उस डिमॉन्स्ट्रेशन में ये बात निकल के आई थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है जब भी करंट उसमें पास हो रही होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेच आता है, या तो ऊपर की तरफ खींचेगा या नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो फोर्स ऊपर या नीचे वाली बात है, यानी इसको किस लॉ की मदद से इसकी डायरेक्शन को बताएं, तो वही हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ का या फिर पाम रूल नंबर 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें होगा क्या कि पोलैरिटी बदल दी, अगर पहले ऊपर को खींचा था तो अब नीचे को। ठीक वैसे आप समझ लो कि अगर पहले मान लीजिए कि ये डायरेक्शन थी और मैग्नेट फोर्स जो है अपवर्ड था, अगर करंट की डायरेक्शन आपने बदल दी पोलैरिटी का मतलब करंट की डायरेक्शन बदल दी, हम उधर नहीं होगा बल्कि ये होगा। तो देखिए पाम का हिस्सा नीचे को आ गया, इसका मतलब फोर्स अब नीचे को लगेगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन जो है लगने वाले फोर्स की बताई जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग इन बातों को बिल्कुल आपस में मिक्सअप ना होने दें, इनको बिल्कुल क्लियर रखें। तो वीडियो क्लिप देखें और अगर आप बेहतर समझते तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।